नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। झारखंड के ऐतिहासिक नामों का सफर। ये जो पूरी हमारी बातचीत होगी, ये खास तौर पर जेपीएससी और यूपीएससी जैसे सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें हम साहित्यिक, पुरातात्विक और शाही अभिलेखों को खंगालेंगे और देखेंगे कि आखिर इस क्षेत्र का नाम समय के साथ कैसे-कैसे बदला। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम झारखंड की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को समझेंगे। फिर हम टाइम ट्रैवल करेंगे सीधे वैदिक काल से मौर्य काल तक और देखेंगे कि तब इसे क्या कहते थे। उसके बाद आएगा मिडीवल एरा, जब पहली बार झारखंड नाम सामने आया। फिर मुगलों और विदेशी यात्रियों के रिकॉर्ड्स को देखेंगे। इसके बाद हम ब्रिटिश रूल और उस दौरान रखे गए नामों पर बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए एक क्विक रिवीजन समरी भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, झारखंड की ऐतिहासिक पहचान। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे एनालिसिस का स्कोप क्या है, मतलब हम किन किन सोर्सेस को आधार बनाकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो हमारा एनालिसिस है ना, ये काफ़ी डीप और वाइड है। हम अलग-अलग एराज के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न हर दौर में इस्तेमाल हुए नामों को एनालाइज करेंगे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो है हमारे सोर्सेज। ये 4 मेन कैटेगरीज से आते हैं। पहले हैं लिटरेरी सोर्सेज, यानी जो वैदिक और पौराणिक ग्रंथ हैं। दूसरे हैं एपिग्राफिक सोर्सेज, मतलब पत्थर या धातु पर लिखे गए पुराने शिलालेख। तीसरे हैं मुगल रिकॉर्ड्स, उनके प्रशासनिक दस्तावेज। और चौथे ब्रिटिश रिकॉर्ड्स। जब इन चारों को हम एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तभी झारखंड के इतिहास की पूरी और ऑथेंटिक पिक्चर सामने आती है। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन में चलते हैं, एंशिएंट नेम्स वैदिक टू मौर्यन। यहाँ हम हिस्ट्री में और पीछे जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि हमारे फाउंडेशनल टेक्स्ट्स और पुराने शिलालेखों में इस रीजन का सबसे पहला जिक्र कहाँ और किस नाम से मिलता है। तो चलिए इतिहास की सबसे पुरानी किताब के पन्ने पलटते हैं। वैदिक लिटरेचर से शुरू करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैदिक ग्रंथ है, उसमें इस इलाके को पुंड्र या पुंड कहा गया है। ये इस रीजन के सबसे पुराने लिटरेरी रेफरेंसेस में से एक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद जब हम पुराणों की तरफ आते हैं तो वायु पुराण में मुरुंड नाम मिलता है और विष्णु पुराण में मुंड। अभी जो मुंड नाम है ना, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका सीधा कनेक्शन यहाँ की प्रमुख जनजाति मुंडा समुदाय से है। अब आते हैं मौर्यन पीरियड पर। सम्राट अशोक के 13वीं रॉक एडिक्ट में, यानी 13वें शिलालेख में, इस रीजन के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, आठवीं। और जैसा हम जानते हैं, शिलालेख इतिहास के सबसे सॉलिड प्रूफ्स में से एक होते हैं। आठवीं का मतलब बहुत सिंपल है, वन क्षेत्र या फॉरेस्ट रीजन। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मौर्यन एम्पायर इस इलाके की ज्योग्राफी को पहचानता था और अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसे एक घने जंगल वाले प्रदेश के तौर पर रिकॉर्ड करता था। मौर्यों के बाद चलिए अब गुप्त पीरियड में चलते हैं। यहाँ भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिग्राफिक एविडेंस मिलता है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, उसमें मुंड नाम का साफ साफ जिक्र है। ये एक क्रूशियल प्रूफ है जो बताता है कि गुप्त काल में इस रीजन की एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी थी और ये गुप्त एम्पायर के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता था। अब एक ऐसे सोर्स की बात करते हैं जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की बाइबल मानी जाती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें इस रीजन को कुक्कुट या कुकुट देश कहा गया है। अब सोचिए, अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ में किसी जगह का जिक्र होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये दिखाता है कि एंशिएंट टाइम्स से ही इसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इकोनॉमिक पहचान थी। माना जाता है कि यहाँ के वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि नदियों से मिलने वाले हीरे, मॉडर्न इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जानते हैं, इस रीजन की फेम सिर्फ भारत तक ही लिमिटेड नहीं थी। एंशिएंट फॉरेन राइटर्स ने भी इसके बारे में लिखा है। 2nd सेंचुरी के ग्रीक ज्योग्राफर टॉलेमी ने इसे मुंडल कहा, जो सुनने में मुंड या मुंडा जैसा ही लगता है ना? वहीं रोमन राइटर प्लिनी ने कॉकलैट लाई जैसा नाम यूज किया। ये रेफरेंसेस बताते हैं कि ये इलाका एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड और नॉलेज के मैप पर मौजूद था। ऑलराइट, तो अब टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मिडीवल एरा में। ये वो हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है जब पहली बार झारखंड नाम हमें रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नाम कैसे सामने आया और एपिक एंड रिलीजियस लिटरेचर में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ।
अगर हम महाकाव्यों की बात करें तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस रीजन को पौंड्र या पशु भूमि कहा गया है। पशु भूमि मतलब लैंड ऑफ एनिमल्स। ये नाम सुनते ही यहाँ के घने जंगलों और रिच वाइल्ड लाइफ की इमेज दिमाग में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ भागवत पुराण में इसे कीकट प्रदेश कहा गया है। कीकट शब्द अक्सर उन इलाकों के लिए यूज होता था जो वैदिक कल्चर के सेंटर से बाहर थे, जो दिखाता है कि इस रीजन की अपनी एक डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट कल्चरल आइडेंटिटी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही कीकट प्रदेश नाम हमें बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जैसे नॉन वैदिक ट्रेडिशंस के टेक्स्ट में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि अलग अलग रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस भी इस इलाके को एक अलग आइडेंटिटी देते थे। इसके अलावा अर्बुदक जैसे सोर्सेज में अरण्य प्रदेश शब्द का भी जिक्र है, जिसका सीधा सा मतलब है फॉरेस्ट रीजन। तो आप देख रहे हैं, वन क्षेत्र वाली पहचान बार बार सामने आ रही है। और अब हम आ गए हैं इतिहास के एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट पर। 13वीं शताब्दी का एक लिटरेरी और रिलीजियस टेक्स्ट है शक्ति संगम तंत्र। और इसी ग्रंथ में हमें पहली बार बिल्कुल साफ साफ झारखंड नाम लिखा हुआ मिलता है। ये उन अर्लीस्ट स्पेसिफिक टेक्सचुअल रेफरेंसेस में से एक है जो आज के मॉडर्न नाम झारखंड को यूज करता है। ये हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से इस रीजन को इसका आज का नाम मिलना शुरू हुआ। लिटरेरी टेक्स्ट्स के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पीरियड में भी झारखंड नाम का इस्तेमाल होता रहा। इसका प्रूफ हमें मिलता है शम्स शिराज अफीफ की तारीख-ए-फिरोज शाही में। इसमें भी इस रीजन को झारखंड ही कहा गया है। ये दिखाता है कि सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटर्स और हिस्टोरियंस भी इस इलाके को इसी नाम से जानते थे और अपने रिकॉर्ड्स में लिखते थे। मिडीवल लिटरेचर में तो झारखंड नाम का यूज और भी कॉमन हो गया। खरखंड में इसका जिक्र है। 16वीं सदी के ग्रेट पोएट मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी फेमस रचना पद्मावत में भी इसे झारखंड ही कहा है। इतना ही नहीं, चैतन्य चरित्रामृत जैसे भक्ति साहित्य में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। ये सब दिखाता है कि इस नाम को लिटरेरी और रिलीजियस सर्कल्स में कितनी वाइड एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी। ठीक है, तो अब अपनी टाइम मशीन को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं मुगल एरा में। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि मुगल एम्पायर ने एडमिनिस्ट्रेटिवली इस रीजन को क्या नाम दिया और उस टाइम के ट्रैवलर्स ने इसके बारे में क्या-क्या लिखा है। अर्ली मिडीवल पीरियड में इस इलाके के लिए एक और नाम पॉपुलर हुआ, कोकरा देश। लेकिन मुगलों के आने तक झारखंड नाम भी वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुका था। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? अबुल फजल की अकबरनामा। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली इस रीजन के लिए झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया है। ये एक तरह से मुगल पीरियड में इस नाम की ऑफिशियल रिकॉग्निशन को कंफर्म करता है। लेकिन जब हम प्योरली मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आईने अकबरी, जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें इस रीजन को कोखरा या खोखरा कहा गया है। इनफैक्ट पूरे मुगल पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में खोखरा, खोखरा या खोखरा जैसे नाम ही ज्यादा यूज होते थे, खासतौर पर छोटा नागपुर प्लेटो के इलाके के लिए। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव नाम हमें उस दौर के दूसरे पर्शियन क्रॉनिकल्स में भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मिर्जा नाथन, जो जहांगीर के टाइम में एक मिलिट्री ऑफिसर और हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपनी किताब में भी इस इलाके को कोकरा ही लिखा है। इससे पता चलता है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में ये नाम कितना कॉमन और एस्टैब्लिश्ड था। चलिए एक और फेमस फॉरेन ट्रैवलर की बात करते हैं। 7वीं सदी में भारत आए चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन त्सांग में भी इस रीजन को विजिट किया था। उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में इस इलाके का जिक्र एक ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म में किया है। अब वो एग्जैक्ट नाम क्या था, इस पर स्कॉलर्स में डिबेट है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये रीजन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के मैप पर था और उनकी नज़रों में इसकी एक अलग पहचान थी। तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे इस टाइमलाइन के जरिए क्विकली रिकैप कर लेते हैं। देखिए, जर्नी शुरू हुई वैदिक काल के पुंड्र से, फिर मौर्यन पीरियड में ये आठवीं बना, गुप्त पीरियड में मुंड कहलाया, मिडीवल एरा में कोकरा के नाम से जाना गया, मुगल पीरियड में झारखंड और खोखरा दोनों नाम चले, और फाइनली ब्रिटिश एरा में ये छोटा नागपुर के तौर पर फिक्स हो गया। है ना, एक लंबा और इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन। चलिए अब हम अपने फाइनल हिस्टोरिकल सेक्शन पर चलते हैं, रीजनल नेमिंग एंड ब्रिटिश रूल। यहाँ हम देखेंगे कि छोटा नागपुर नाम फॉर्मलाइज कैसे हुआ और फिर हम इसके अंदर के स्पेसिफिक सब रीजन्स के पुराने नामों को भी डिटेल में जानेंगे। ब्रिटिश रूल के आने के साथ नेमिंग में एक और बड़ा चेंज आया। जेपी हेविट जैसे जो अर्ली ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसे
चुटिया नागपुर कहा। ऐसा लगता है ये नाम लोकल नागवंशी रूलर्स से इंस्पायर्ड था, लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे स्टैंडर्डाइज करके छोटा नागपुर कर दिया और यही इसका ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव नाम बन गया, जो बहुत लंबे टाइम तक चला। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने एक स्पेसिफिक एरिया के लिए एक बहुत खास एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म भी बनाया था, दामीन ए कौ। ये राजमहल हिल्स के इलाके को कहा जाता था। ये एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है पहाड़ियों का आंचल या स्कर्ट ऑफ द हिल्स। ये नाम डायरेक्टली इसके ज्योग्राफी से जुड़ा था और इसका मेन पर्पस था संथाल ट्राइब को बसाने और उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक डीमार्केटेड टेरिटरी बनाना। अब कुछ मेन सब रीजन्स के पुराने नामों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। संथाल परगना का जो इलाका है, जिसे बाद में दामिने कोह का हिस्सा बनाया गया, उसके और भी पुराने नाम थे। एंशिएंट काल में इसे नारीखंड कहते थे, बाद में इसे कंकजोल भी कहा गया। इसके अलावा कोकोनगर, मुंडी देश और जंगल देश जैसे नाम भी हमें मिलते हैं, जो इसकी रिच हिस्ट्री को दिखाते हैं। चलिए, अब कुछ मेजर मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स के पुराने नामों पर नजर डालते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। आज का जो रांची डिस्ट्रिक्ट है, उसे पहले विलासनगर, किशनपुर और विष्णुपुर भी कहा जाता था। धनबाद का इलाका तो बहुत टाइम तक मानभूम के नाम से फेमस था। पलामू को श्रीनिवास नगर कहते थे और हजारीबाग का एक पुराना नाम करालिन भी मिलता है। इन नामों को याद रखना रियली इंपॉर्टेंट है। और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट और सबसे क्रूशल सेक्शन पर, समरी फॉर एग्जामिनेशन सक्सेस। यहाँ हम मेन ऑब्जर्वेशंस और जेपीएससी यूपीएससी के लिए जो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे, ताकि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो इस पूरी डिस्कशन से मेन हिस्टोरिकल टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, झारखंड को हमेशा इसकी ज्योग्राफी की वजह से एक फॉरेस्ट रीजन माना गया, जैसे आटवी और अरण्य प्रदेश। नंबर 2, इसकी पहचान हमेशा एक ट्राइबल रीजन की रही है, जो मुंड और मुरुंड जैसे नामों से साफ है। नंबर 3, मुगल पीरियड में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव नाम कोकरा या खोखरा था। एंड नंबर 4, ब्रिटिश पीरियड में इसे छोटा नागपुर के रूप में फॉर्मलाइज किया गया। अब एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन राउंड करते हैं। ये वो डायरेक्ट फैक्ट पेयर्स हैं जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। अशोक का 13वां एडिक्ट, जवाब है 8वीं। समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन, मुंड। आईने अकबरी, कोकरहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या फॉर्मुलाइज किया? छोटा नागपुर। दामिने कोह का संबंध किससे है? राजमहल हिल्स से। और मानभूम किसका पुराना नाम था? धनबाद का। ये पॉइंट्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर आप सोच सकते हैं। सवाल ये है कि झारखंड की ये जो इतनी लंबी और वेरिड नेमिंग हिस्ट्री रही है, ये इसकी यूनिक कल्चरल, ज्योग्राफिकल और ट्राइबल आइडेंटिटी को आखिर कैसे रिफ्लेक्ट करती है? इस पर सोचेगा जरूर, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी डीप होगी।